हमारे शरीर में हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करती है। यूजुअली ये एंटीबॉडीज किसी हार्मफुल सब्सटेंस के साथ फाइट करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है। आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये एंटीबॉडीज पैदा की जाती हैं। लेकिन कभी कभी किसी रेयर केसेस में हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स के साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इस पूरी प्रोसेस को ऑटो इम्यून डिसीजेस कहा जाता है, जिसमें हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट फाइट करने लगता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करता है। इन एंटीबॉडीज को ऑटो एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम ऐसा ही एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस सिंड्रोम में शरीर में होने वाले खून में विदाउट एनी रीजन क्लॉट बन जाते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड टेस्ट इस एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में ये ब्लड क्लॉट अननेसेसरीली और बहुत ही ज़्यादा फॉर्म होने की वजह से इस बीमारी को एक्सेसिव क्लॉटिंग डिजीज भी कहा जाता है। इस कंडीशन में एंटीबॉडीज हमारे सेल्स की लिपिड्स को अटैक करता है। लिपिड्स के साथ ये एंटीबॉडीज खून में होने वाले प्लेटलेट्स को भी अटैक करता है। इसी की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न भी क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं। यूजुअली हमारे शरीर में कभी कोई इंजरी हो जाए तब खून जमा होके वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है, लेकिन इस कंडीशन में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी इंजरी खून क्लॉट होने लगता है, थिक होने लगता है। एग्जैक्टली ये ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी तक ज़्यादा क्लियरली समझा नहीं गया है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च जारी है। एपीएस में ज़्यादातर ब्लड क्लॉटिंग की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ सीबीसी में या फिर हीमोग्राम में देखा जाए तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम होते हैं। इन चीज़ों की वजह से अगर किसी औरत में एपीएस यानी कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आ जाए तो उन औरतों में रिकरेंट मिसकैरेजेस, रिकरेंट अबॉर्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नॉर्मल प्रेगनेंसी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइमरी एपीएस लूपस एंटीबॉडी नाम की कंडीशन के साथ एसोसिएट हो सकता है। साथ ही साथ ये कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस की वजह से ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन की रिस्क बढ़ती जाती है और प्लेटलेट्स की मात्रा घटती जाती है। इस बीमारी में ब्लड क्लॉट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसके सिम्टम्स माइल्ड से लेके क्रिटिकली सिवियर भी हो सकते हैं। कभी कभी ये अगर किसी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में जाके ब्लड क्लॉट करने लगे तो इस कंडीशन में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर ब्रेन में जाए तो स्ट्रोक भी आ सकता है। ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप में अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस बीमारी की डायग्नोसिस अडल्ट एज ग्रुप में औरतों में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से एक औरत में नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं रह पाती, रिकरेंट मिसकैरेजेस होते रहते हैं। इसीलिए इस बीमारी की डायग्नोसिस इन अडल्ट औरतों में ज़्यादा होती है। एपीएस की लेवल अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो वो भी किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। आमतौर पर लाइम्स डिजीज, एचआईवी या फिर कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें एपीएस की लेवल कम होती जाती है। वैसी ही कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें एपीएस की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें एपीएस की मात्रा कॉमनली बढ़ सकती है। साथ ही साथ एज की वजह से भी एपीएस की मात्रा बढ़ सकती है। यूजुअली इस बीमारी की कोई डेफिनेट साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते। जब तक किसी इंसान में कोई सिवियर कंडीशन सामने ना आए तब तक ज़्यादातर इस बीमारी की डायग्नोसिस नहीं हो पाती। जैसे मैंने पहले कहा, अडल्ट औरतों में अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हो तो उनमें ये टेस्ट की जाती है और तभी इस बीमारी की डायग्नोसिस ज़्यादातर होती है। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है जिसमें आपके शरीर में से थोड़ा खून कलेक्ट किया जाता है और इस खून को लैब में स्टडी किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के बाद कोई ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल टेस्ट होने के कारण इस टेस्ट को एक
अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी ने ये टेस्ट करवाई हो और उसकी रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहे हो तो 12 यूनिट्स से कम अगर किसी की रिपोर्ट आई है तो वो लेवल नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर किसी की लेवल 12 से यानी कि 12 से ज़्यादा आई है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टेस्ट पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये 100% नहीं कहा जा सकता कि आपको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। आपके साइंस एंड सिम्टम्स को कंसिडर करके आपके डॉक्टर आपको इस चीज़ का डायग्नोसिस ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। यूजुअली इस बीमारी के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ऑन वेरी कॉमन बेसिस इस बीमारी के लिए लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट थेरेपी या फिर ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। अगर किसी औरत में ये बीमारी पाई जाए तो प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन औरतों में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ब्लड थिनर लेना शायद इम्पॉर्टेंट हो। इन औरतों में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रेगुलर प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपको ये टेस्ट की सजेशन दी गई है तो इस टेस्ट को किसी अच्छे ऑथेंटिक लैब में से ज़रूर करवाएं। उसके साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।